साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये जीएस वर्ड की 12वीं टेस्ट सीरीज़ है। और इसमें आज हम फुल टेस्ट देखेंगे जिसमें सारे जो है सब्जेक्ट के पेपर शामिल किए प्रश्नों को शामिल किया गया है। और 11 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज 12वां टेस्ट रखते हैं। इसी तरह रेगुलर टेस्ट आ ही रहे हैं, आप देखते रहिए। जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, फटाफट देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है हमारा कि राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजा राम मोहन राय को 1828 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा राजा की उपाधि दी गई। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है 1831 में राजा राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में सर्वाधिक तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। तो सबसे तेजी से बनता है विटामिन डी। ऑप्शन डी ही सही है। विटामिन डी जो है वो जो है व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एकमात्र विटामिन जो मानव शरीर को अपने आप बना सकता है वो है विटामिन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग आपस में हैं। तो आय और उपभोग आपस में सीधे संबंधित होते हैं। कैसे? आय का उपभोग से सीधा संबंध होता है, यानी अर्थशास्त्र में आय बराबर उपभोग प्लस बचत, यानी आय और उपभोग का सीधा संबंध है। क्योंकि यदि आपकी आय अधिक है तो आप अधिक वस्तुओं का उपभोग करेंगे और इसके विपरीत। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, पूछा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 में होता है। कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 में। 1916 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस की दो शाखाओं का पुनर्मिलन वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद होता है दूसरे नंबर पे चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन होता है आपका 1917 में। कब? 1917 में। 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक, फिर उसके बाद होता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 31 अगस्त 1920। कब? 31 अगस्त 1920 में। ठीक है, ये क्या हुआ था? खिलाफत समिति ने असहयोग का आंदोलन प्रारंभ किया और आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। फिर लास्ट में होता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो ये होता है आपका दिसंबर 1920 में। ठीक है, तो ये होता है दिसंबर 1920 में। ठीक है, तो ये नागपुर अधिवेशन हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट यानी टीनिया पेडिस आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच शुरू होता है। एथलीट फुट का एक बीमारी है जो किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट होता है आपको फंगस के कारण। किसके कारण? फंगस के कारण। एथलीट फुट फंगस के कारण होने वाला रोग है या उसी प्रकार के कवक यानी डर्माटोफाइटिस के कारण होता है जो दाद और खाज खुजली के कारण बनता है। नम मोजे और जूते गर्म एवं आर्द्र परिस्थितियां जीवों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, तो यदि आप जो है गीले मोजे और जूते पहन लेते हैं तो आप में ये फंगस उत्पन्न होगा और आपको एथलीट फुट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादन की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या करना पड़ता है? तो अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है निवेश की दर और पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादन की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को निवेश की दर और पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है,
पहला कथन हमारा कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को देय पेंशन, बिल्कुल, ये भारत की संचित निधि से दी जाती है। ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, ये भी सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को देय वेतन, भत्ते और पेंशन, ये भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, एक तरफ राज्य। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में नहीं है। रणथंभौर जानते ही हैं, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। तो ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, सवाई माधोपुर में। तो दूसरा हमारा सुमेलित नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी सही है। तो बाकी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्टेटमेंट दिया है और पूछा गया है किसके बारे में है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है उनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। 1848 में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने बाद में भारतीय समाज में दलित क्रांति को जन्म दिया। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक थे। विधवाओं और बेघर बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने सत्यशोधक समाज नामक एक अनाथालय खोलने का निर्णय लिया। आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में है। 28 नवंबर 1890 को उनकी मृत्यु हो गई। बहुत अच्छे से जान गए होंगे कौन है, तो वो है ज्योतिराव फूले। ठीक, ज्योतिराव फूले ने ऐसा किया था। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला कथन कहता है कि भारत की लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है, बिल्कुल सही है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार ये स्थित है। इसका जो है उल्का पिंड गिरा था, तो उसके टकराने से एक क्रेटर का निर्माण हो गया। तो उस क्रेटर के निर्माण की वजह से वहाँ झील बन गई। ठीक है, क्रेटर मतलब गड्ढा। ठीक, तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। फिर अगला है भारत की कंकरिया झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुआ है। तो दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि कंकरिया झील अहमदाबाद गुजरात भारत में स्थित है और इसका निर्माण जो है विवर्तनिक गतिविधि के कारण नहीं हुआ है। ठीक, तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोक नृत्यों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन से हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित है नौटंकी, रासलीला और साथ साथ चैपली। ये तीनों जो है संबंधित है उत्तर प्रदेश के। चकरी जो है ये लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का है, ये याद रखेगा, ये राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपली। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन हमारा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि स्वामी विवेकानंद अपने पूर्व मठवासी जीवन में उपेंद्रनाथ दत्त के रूप में जाने जाते थे। पहला हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को उनके पूर्व मठवासी जीवन में किस नाम से जाना जाता था? नरेंद्रनाथ दत्ता, ना कि उपेंद्रनाथ दत्ता, नरेंद्रनाथ। ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो दूसरा हमारा सही है, ऑप्शन बी हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चाक और मार्बल रूप हैं। तो चाक और मार्बल किसके रूप हैं? तो ये हैं
कैल्शियम कार्बोनेट के। चाक और मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। चाक एक नरम सफ़ेद झरझरा तलछटी चट्टान है जो खनिज कैल्साइट से बना है। कैल्साइट एक आयनिक लवण है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। इसका उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में ही या सीमेंट में एक घटक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। दूसरा है, सरोजनी नायडू ने गांधी और तेज बहादुर सप्रू को दो महात्मा कहा। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को, ना कि तेज बहादुर को, ठीक है, गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों और उनकी गतिविधियों को विचार करें, कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ क्रांतिकारी है, एक तरफ गतिविधि है। ठीक है, तो पहला है, भगत सिंह सेंट्रल असेंबली बम केस में फंसे थे। बिल्कुल। उधम सिंह कैक्टसन हाल में शूटिंग, ये भी सही है। जतीन नाथ दास लाहौर षड्यंत्र केस, ये भी सही है। हेमू कलानी रेलवे ट्रैक की तोड़फोड़, ये भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली बम केस कब हुआ? ये हुआ 8 अप्रैल 1929 को। उधम सिंह ने कैक्टसन हाल में शूटिंग जो है की तो 13 मार्च 1940 को। जतीन नाथ दास ने लाहौर षड्यंत्र केस किया 14 जून 1929 को। और हेमू कलानी ने रेलवे ट्रैक की तोड़फोड़ की 23 अक्टूबर 1942 को। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, मानव शरीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक, पहला हमारा कथन कहता है कि प्रोटीन का पाचन लीवर में शुरू होता है। बिल्कुल गलत है। प्रोटीन का पाचन जो है मनुष्य के पाचन तंत्र के आमाशय में होता है। प्रोटीन सबसे जटिल अणु होते हैं और छोटी आंत में आगे पाचन से गुजरते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक गलत है। दूसरा है, प्रोटीन हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे मस्तिष्क और शरीर की उच्च ऊर्जा मांगों के लिए प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब दोनों गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे घनी है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि इंडिया हाउस एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किया गया और 1905 और 1910 के बीच लंदन में अस्तित्व में आया। पहला हमारा सही है। ठीक है, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है, गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गठित मुख्य रूप से सिख संगठन था। दूसरा भी सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य एक तरफ दिया गया है, एक तरफ उत्पत्ति की स्थिति दी गई है। कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश। सत्रीय नृत्य जो है वो असम का है, याद रखिएगा, असम का है। फिर मोहिनी अट्टम है केरला का, और फिर भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन क्षुद्र ग्रहों के बारे में सही है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा कहता है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले अलग अलग आकार के चट्टानी बल्बे हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर जितना बड़ा है। दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि कक्षाओं के बीच है। तो तीसरा हमारा गलत है।
क्यों? क्योंकि क्षुद्रग्रह जो है बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित है। किसके? बृहस्पति और मंगल के बीच, न कि शनि। ठीक है, मंगल के बीच। कैसे? जैसे मान लीजिए ये मंगल है हमारा ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह है, इसमें छल्ले बने हैं। तो ये जो बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह इनके बीच जो है स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे जो है, ठीक है, इनके बीच में जो है, और जो है कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है। ये आमतौर पर छोटे होते हैं और कहा जाता है कि ये बहुत पहले टूटे हुए एक बड़े ग्रह के टुकड़े हैं। इनकी संख्या चट्टानी मलबे के 30,000 टुकड़े होने का अनुमान है, जिनमें से आधे से अधिक ज्ञात है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन दिया गया है, प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पहला हमारा कथन सही है। ठीक, दूसरा है, भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया था। तो दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर को गांधी जी की सलाह पर अंतरिम सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्री बनाया। अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ जो कांग्रेस पार्टी लिखा हुआ है यही गलत है। ठीक है, केंद्रीय कानून मंत्री तो बनाया गया था गांधी जी की सलाह पर, लेकिन ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, संविधान के निर्माण में भीमराव अम्बेडकर के योगदान के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था? ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है, नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का कोई उपयोग नहीं किया गया था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कानूनी या लीगल टेंडर के अर्थ का सही वर्णन करता है? अभी जो है हमने 2016 में देखा, और जो है प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अब जो है 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब होता है वह पैसा जो एक लेनदार अपने दांव के निपटारे में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 धारा 26 के अनुसार रुपए के जो नोट होते हैं और सिक्के कानूनी निविदाएं हैं। इसका अर्थ यह है कि नोटों और सिक्कों को देश का कोई भी व्यक्ति कर्ज चुकाने या कर्ज से उबरने के लिए इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तृतीय काल में नहीं बना है? तो कौन सा पर्वत तृतीय काल में नहीं बना है? तो वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का निर्माण तृतीय काल में नहीं हुआ। अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की रेखा। पश्चिमी भारत में पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के भारतीय राज्यों में उत्तर पूर्वी दिशा में लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है स्थायी बंदोबस्त के बारे में? ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है कि यह कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। सही है। दूसरा है, इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी तथा राजस्व संग्राहक माना जाता था। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, यह केवल राजस्व का संग्राहक होता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में अंग्रेजों के अधीन राजस्व व्यवस्था में प्रयुक्त महल शब्द का अर्थ क्या था? ठीक है, पूछा जा रहा है। तो महल शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका उपयोग जमींदारों के अधीन संपत्तियों के लिए किया जाता था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और भू राजस्व के भुगतान के लिए एक इकाई के रूप में माना जाता था इसको। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपर्क में आने वाले पिंडों के तापमान में अंतर अधिक होता है क्योंकि? ठीक है, जो संपर्क में आने वाले पिंड होते हैं उनके तापमान में अंतर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उच्च तापमान पर शरीर से कम तापमान पर शरीर से गर्मी के प्रवाह की दर अधिक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि संपर्क में आने वाले पिंडों के तापमान में अंतर अधिक होता है तो उच्च तापमान वाले पिंड से
कम ताप वाले पिंड में ऊष्मा के प्रवाह की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश यानी भारत की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो राष्ट्रीय आय बराबर होती है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी राष्ट्रीय आय जो है, जो नेशनल इनकम होती है, और शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है NNI, यानी नेट नेशनल इनकम। एक ही शब्द है और एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध है, राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया? तो ये जो है किया गया था सभी के द्वारा। जमींदारों की सेना की टुकड़ियों को भंग कर दिया, स्थानीय पुलिस और न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई, कलेक्टर कार्यालय को जमींदारों पर नियंत्रण का साधन बनाया गया। तीनों जो है ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला कथन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन काफ़ी हद तक 180 डिग्री भूमध्य रेखा पर आधारित है। पहला सही है। ठीक है, सही नहीं है पूछा है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के दोनों ओर के स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 1 दिन का है। ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के दोनों ओर के समय में 1 दिन का अंतर पृथ्वी की झुकी हुई धुरी के कारण होता है। ये गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर में 1 दिन का समय का अंतर सूर्य के पूर्व में उदय होने के कारण होता है, न कि पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा गलत है, सी गलत है। डी हमारा सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन अधिकांशतः प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सब जानते ही होंगे। तो इसमें है जो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये रासायनिक परिवर्तन होता है। एक भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन शामिल होता है, जबकि एक रासायनिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे पानी का उबलना, पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना और नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा संथालों के साथ किए गए प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है, अब ये अंग्रेज से संथाल में के साथ किए गए प्रावधान के बारे में पूछा जा रहा है, ये पढ़े होंगे। पहला कथन हमारा कहता है कि महल की तलहटी में संथालों के बसने के लिए भूमि का सीमांकन किया गया था। बिल्कुल सही है। संथालों के लिए एक भू नक्शा तैयार किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1780 तक संथालों ने राजमहल की पहाड़ियों पर बसना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने उन्हें 1832 तक दामिन ए कोह के नाम से सीमांकित क्षेत्र में राजमहल की तलहटी में बसाना शुरू कर दिया। संथालों के लिए पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके एक नक्शा तैयार किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दोनों यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 78 संबंधित है संसद को सलाहकारी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति से। ठीक है, यानी संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को संसद को सलाहकार संदेश भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश के लोगों का कल्याण निम्नलिखित में से किस मापदंडों द्वारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय से। ठीक है, यानी वर्तमान बाजार कीमतों के बजाय स्थिर बाजार कीमतों पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय द्वारा कल्याण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है,
ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में योमन का प्रयोग छोटे किसानों के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है, योमन का प्रयोग, ये याद रखिएगा। तालुक जो होता था, तालुक शब्द एक क्षेत्रीय इकाई के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले जीन को क्या कहता है? तो इसको कहा जाता है प्लियोट्रोपिक जीन। कैसे? प्लियोट्रोपिक जीन एक एकल जीन है जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्लियोट्रोपी तब होता है जब एक जीन से दो या अधिक प्रतीत होने वाले असंबंधित फेनोटाइपिक लक्षणों को प्रभावित करता है। ऐसा जीन जो कई फेनोटाइपिक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है उसे प्लियोट्रोपिक जीन कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार डीएनए में मौजूद नहीं है? कौन सा आधार डीएनए में मौजूद नहीं है? तो वो है हमारा क्यूनोलिन। ठीक है, क्यूनोलिन एक क्षारीय है या डीएनए में मौजूद नहीं है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन में 4 नाइट्रोजन आधार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधारों का हिस्सा नहीं है? चुनाव सुधारों का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्थापना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्थापना चुनावी सुधारों का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों है चुनाव सुधारों का हिस्सा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और अपराधियों को आयोग घोषित करना, ये चुनाव सुधारों का हिस्सा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मराठा साम्राज्य का अस्तित्व अंग्रेजों के सामने मराठों के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया, जिससे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था? तो ये क्या है? तो ये था 1818 में। ठीक है, 6 जनवरी 1818 को मंदसौर में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। होलकर मंदसौर की संधि में उल्लिखित सभी ब्रिटिश शर्तों से सहमत थे। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में होलकरों ने अपनी अधिकांश भूमि अंग्रेजों को खो दी और ब्रिटिश राज में मध्य भारत एजेंसी की एक रियासत के रूप में शामिल हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो त्रिपिटक लिखे गए थे पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। प्रमुख पिटक तिमय, सूक्त और अभिधम्म जो कि संयुक्त होने पर त्रिपिटक कहलाते थे, ये सभी पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का बचत बॉन्ड है जिसका मुख्य रूप से भारत में छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। कैसे? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक निश्चित आय निवेश योजना है जिसे आप डाकघर की किसी भी शाखा में खोल सकते हैं। यह योजना भारत सरकार की एक पहल है। यह एक बचत बॉन्ड है जो ग्राहकों को प्रोत्साहित करता है, मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आय वाले निवेशकों को आयकर पर बचत करते हुए निवेश करने के लिए। ठीक है, यदि आप कमाते हैं तो निवेश करिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किन विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये सब करते हैं चित्रकारी का। किसका? चित्रकारी का। कैसे? ब्रश के नाजुक स्ट्रोक और रंगों के बोल्ड उपयोग के साथ चालाकी के साथ बनाया गया था। भारत में लघु चित्रकला की परंपरा कैनवास के लिए ताड़ के पत्तों से शुरू हुई थी। यह उत्तम प्राकृतिक रंगों और नाजुक ब्रश स्ट्रोक के साथ चिकनी सतहों पर किया गया था। मुगलों के शासनकाल में चित्रकला का यह रूप भारत के विभिन्न अन्य कला रूपों के साथ साथ अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित हुआ। पाला स्कूल, जैन स्कूल, मुगल स्कूल, राजस्थान स्कूल, उड़ीसा स्कूल, पहाड़ी स्कूल और डेक्कन स्कूल लघु चित्रों को विभिन्न प्रकार की शैली है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी HCNG के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक, पहला कथन हमारा कहता है यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ऊर्जा द्वारा 50% हाइड्रोजन का मिश्रण है। गलत है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी HCNG जो है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ऊर्जा
द्वारा 4 से 9% हाइड्रोजन का मिश्रण है, ना कि 50%। कितना? 4 to 9%। ठीक है। और जो है पारंपरिक सीएनजी की तुलना में एससीएनजी का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम कर सकता है। इसके अलावा ईंधन में 50% तक की बचत भी कर सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। दूसरा है, इसका उपयोग आंतरिक दहन ऊर्जा में ईंधन के रूप में और घरेलू उपकरणों के लिए भी किया जाता है। तो दूसरा हमारा सही, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तु का क्या अर्थ है? तो मध्यवर्ती वस्तु का अर्थ होता है अन्य वस्तुओं के पुनर्विक्रय या उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा गया माल। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट सामान उन सामानों को संदर्भित करता है जो या तो पुनर्विक्रय के लिए या उसी वर्ष आगे के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे ना तो राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं और ना ही घरेलू आय में। उनकी सीधी मांग होती है क्योंकि वे सीधे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला है रिफ्ट घाटी वैले। तो रिफ्ट घाटी वैले पृथ्वी की हलचल से बनने वाली झीलें हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली झील जो होती है वो पृथ्वी की हलचल से बनती है। ठीक है, फिर सर्क झीलें। सर्क झीलें किस तरह की होती हैं? तो सर्क झीलें बनती है हिमनद द्वारा। किससे द्वारा? हिमनदी द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। ठीक, कास्ट झीलें जो होती हैं वो अपरदन द्वारा निर्मित होती हैं। किससे? अपरदन द्वारा। और फिर उसके बाद बैरियर झील भूस्खलन और हिमस्खलन द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है, पीडीएस सिस्टम के बारे में। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वसूली कीमत। ठीक है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस कीमत पर पूरे खाद्यान्न खरीदती है उसे खरीद मूल्य के रूप में जाना जाता है। अधिप्राप्ति मूल्य का अर्थ प्रति क्विंटल उच्चतम प्रापण मूल्य है जो प्राधिकरण द्वारा खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति के लिए उस तारीख से ठीक पहले 1 वर्ष की अवधि के दौरान भुगतान किया जाता है, जिस पर इस समझौते के प्रयोजनों के लिए अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वायु में नाइट्रोजन के स्थान पर जो अक्रिय गैस होती है वह है? तो वह अक्रिय गैस होती है हीलियम। कौन सी? हीलियम। ठीक है, सांस लेने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग की जाने वाली हवा में हीलियम को प्रतिस्थापित किया जाता है क्योंकि हीलियम रक्त में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन रक्त में अधिक घुलनशील होता है, ये जल नहीं जाए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रांस ह्यूमेंस शब्द का सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ट्रांस ह्यूमेंस होता है पहाड़ों के ऊपर या नीचे लोगों को अपने जानवरों के साथ मौसमी प्रवास। ठीक है, ट्रांस ह्यूमेंस एक प्रकार का पशुपालन या खाना बदोश है। निश्चित गर्मियों और सर्दियों के चारागाहों के बीच पशुधन का एक मौसमी संचलन है। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिलान करना है। अवधि दी गई है और घटनाएं दी गई हैं। कौन सी अवधि में कौन सी घटनाएं हुई? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। फिर 1776 में होता है पुरंदर की संधि। फिर उसके बाद 1782 में होता है शालबाई की संधि। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह हमको प्रश्नों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कृषि दी गई है, एक तरफ प्रमुख उत्पादक दिए गए हैं। मूंगफली का तेल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गुजरात में। ठीक है, अखबारी कागज पश्चिम बंगाल में, फिर रेशमी वस्त्र कर्नाटक में, और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल यानी पीसीबी मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है। पीसीबी पक्षियों पर कैसे प्रभाव डालते हैं? तो पीसीबी प्रभाव डालते हैं
वे प्रजनन में विफलता का कारण बनते हैं। पीसीबी खतरनाक कचरे में से एक है जो पर्यावरण पर काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है। ये पीसीबी पक्षियों और स्तनधारियों में प्रजनन विफलता का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के खतरनाक कचरे का उपयोग एहतियाती उपायों तक के साथ सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईवीएम के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला हमारा कथन कहता है कि 2009 के आम चुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। गलत है। पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था। ये 2009 में नहीं बल्कि 2004। कब? 2004 में। 2004 के आम चुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा है, ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ईसी के परामर्श से यानी इलेक्शन कमीशन के परामर्श से विकसित किया है, तो दूसरा हमारा सही है। ठीक है, ईवीएम को 1989 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर यानी बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद यानी ईसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सही मिलान कीजिए। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिए गए। तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MILIT ये है हमारा पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बहुत आसान है, ये तो है पुणे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए आपका पुणे महाराष्ट्र में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ये आपका है जो है नीलगिरी तमिलनाडु में। कहाँ है? नीलगिरी तमिलनाडु में। और नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC आपका नई दिल्ली में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम और क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसमें से है कौन सा? तो इसमें से हो जाएगा आपका दमन और दीव। दमन और दीव अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें से पूछ रहा है सबसे कम क्षेत्र और क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात सबसे कम किसका है? दमन और दीव का। और क्षेत्रफल सबसे अधिक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के व्यास के बीच का अंतर होता है। तो ये अंतर होता है 27 मील। ठीक है, कितना? 27 मील। 27 मील यानी पृथ्वी भूमध्य रेखीय उभार लगभग 43 किलोमीटर यानी 27 मील है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीपीय की नदियों के समूह में से किसका स्रोत महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास हुआ है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मानसरोवर झील के पास से हुआ है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का। ठीक, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम तेल और वसा को सरल फैटी एसिड में कम कर देता है? तो ये होता है जो है एमाइलेज। लाइपेज एंजाइम जो होता है, लाइपेज एंजाइम तेल और वसा को सरल फैटी एसिड में बदल देता है। और एमाइलेज और लाइपेज को पाचक एंजाइम कहते हैं। लाइपेज एंजाइम शरीर को वसा को पचाने में मदद करता है या अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है और खाने पर पाचन तंत्र में छोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? ठीक है, तो पूछा है कौन सा कथन हमारा सही है। कूट दिया गया है, उसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला है हमारा कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का परिचय। बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत, ये गलत है। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण, सही है। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन, यह भी सही है। ठीक है, तो ये 1919 के संबंध में। तो जो
ये है दिया गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, इसकी शुरुआत हुई थी जो है भारत परिषद अधिनियम, जो भारतीय परिषद अधिनियम था, परिषद अधिनियम 1909 था, उसके द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। तो इसमें हमारा जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा सही नहीं है, बल्कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? तो वो उसका कारण होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। पीतल मिश्र धातु जस्ता और तांबे के संयोजन से बना है। पीतल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। यह हाइड्रोजन और सल्फाइड के मिश्रण की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होता है यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, मिलान करना है और दिया है। तो पच्छाब बादल जो होते हैं वो वर्षा रहित बादल होते हैं। क्या होते हैं? वर्षा रहित मेघ। स्तरीय मेघ जो होते हैं वो बूंदाबांदी के कारण बनते हैं। ठीक है। और कपासी मेघ जो होते हैं वो मेघ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। और निम्बस जो है मेघ होते हैं वो वास्तविक वर्षा वाले बादल होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कौन से बादल होते हैं? तो वो होते हैं कपासी। ठीक है। और कोई कहते हैं जो वास्तव में पानी वर्षा करते हैं उसे निम्बस मेघ कहते हैं। और बूंदाबांदी जो करते हैं वो स्तरीय मेघ होते हैं। और बिना जो बरसते ही नहीं हैं उन बादलों को पच्छाद मेघ कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले करों लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का वर्णन करता है? तो वो आपका होता है अनुच्छेद 270। ठीक है, अनुच्छेद 270 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 में केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए और केंद्र और राज्यों के बीच वितरण किए गए करों का वर्णन है। केंद्र और राज्यों के बीच सभी केंद्रीय करों की आय का बंटवारा अनुच्छेद 270 के तहत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व विकास रिपोर्ट होता है हमारा विश्व बैंक का। किसका? विश्व बैंक का। विश्व वार्षिक विकास रिपोर्ट जो होती है, विश्व विकास रिपोर्ट, वो विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट जो 1978 में प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है, दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित होता है अनुच्छेद 338 से। किससे? अनुच्छेद 338 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है और यह एक संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग 2004 में सूरजभान की अध्यक्षता में बनाया गया था। संविधान के 65वें संशोधन में ने विशेष अधिकारी की एक सदस्यीय प्रणाली को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग ने से बदल दिया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त ऑफर जारी किया गया था। तो अगस्त ऑफर जारी किया गया था आपका 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो द्वारा किया गया और यह एक प्रस्ताव था जिसमें भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा किया गया था। इसमें अधिक भारतीयों को शामिल करना, मंत्रणा युद्ध परिषद की स्थापना, अल्पसंख्यक राय यानी ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी पे पूर्ण भार और भारतीयों के अपने स्वयं के संविधान को बनाने के अधिकार की मान्यता देना आदि शामिल था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं? तो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हो सकते हैं इसमें से ज्वालामुखी विस्फोट, साथ साथ पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन और उसके अलावा सौर विकिरण में भिन्नता है। महासागरीय धाराएं इसका कारण नहीं हो सकती हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही क्रम हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागसेन और मिनांडर प्रथम के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप किस ग्रंथ में दर्ज है? तो यह दर्ज किया गया है मिलिंद पन्नो। ठीक है, मिनांडर यानी ये एक इंडो ग्रीक राजा था। ने बौद्ध बनने से पहले नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में कई सवाल पूछे। सभी प्रश्न और उत्तर मिलिंद पन्नो या मिलिंद के प्रश्न नामक पांडुलिपि में दर्ज है। तो ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की? तो ये की थी जून 1948 में। ठीक है, यह सर्वविदित है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इटली ने जून 1948 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को शक्तियों के हस्तांतरण की घोषणा की। उन्होंने भारतीय नीति से संबंधित कथन दिया कि जो श्वेत पत्र के रूप में था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वलित पर्वतों का निर्माण किस बल से उत्पन्न होता है? तो ये होता है संपीड़न के कारण। ठीक है, जब पृथ्वी को दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटों को एक साथ आगे बढ़ते हैं तो वे टकराते हैं। इस टकराव बिंदु पर संकुचित सीमाएं चट्टानों और मलबे विकृत हो जाते हैं और चट्टानी बहिर्वाह पहाड़ों और संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में बदल जाते हैं। वलित पर्वतों का निर्माण ओरोजेनी नामक प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IMF में मताधिकार का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है समय समय पर देशों को आवंटित कोटे के अनुपात में। ठीक, IMF में मतदान के अधिकार समय समय पर देशों को आवंटित कोटा के अनुपात के आधार पर किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य के वोट उसके मूल वोटों यानी सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित और कोटा आधारित वोटों के योग के बराबर होते हैं, ताकि एक सदस्य का कोटा उसकी मतदान शक्ति को निर्धारित करे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक खुफिया परिषद EIC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो EIC के अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री कार्य करता है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आर्थिक खुफिया परिषद भारत में आर्थिक खुफिया जानकारी और आर्थिक अधिकार अपराधों का निवारण करने वाली जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों की देख रेख करने वाला शीर्ष मंच है। EIC की स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना होती है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था क्योंकि, अब क्यों किया गया था ये जो है, तो इसका कारण था 1930 से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को विशेष रूप से संविधान के लागू करने की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प घोषित किया गया था, जिसे बाद में स्वतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बजट घाटा क्या है? तो बजट घाटा होता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है और किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बजट घाटा तब होता है जब लागत आय से अधिक हो जाती है और देश की मौद्रिक मजबूती दिखाती है। अधिकांश भाग के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण वित्तीय योजना की कमी सब का उपयोग करता है जब संगठनों या लोगों के बजाय खर्च करने का संकेत मिलता है। एकत्रित कमियां सार्वजनिक दायित्व की संरचना करती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वे प्रदूषक जो प्रकृति में अपघटनीय और प्रबंधनीय होते हैं कहलाते हैं? तो वह प्रदूषक कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, यानी वे प्रदूषक जो प्रकृति में समय के साथ सरल हानि रहित पदार्थों में टूट जाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया की क्रिया से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित
गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इस शीर्षक का नाम था भारत विधाता, यानी जनगण मन बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। जनगण मन गीत पहली बार जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण तब होता है जब। तो अवक्षेपण तब होता है जब हवा में नमी का तापमान अचानक बढ़ जाता है, यानी वर्षा तब होती है जब हवा में नमी का तापमान अचानक बढ़ जाता है। अवक्षेपण का मतलब क्या हो गया? वर्षा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी में खनिजों की वापसी के लिए खेती की सबसे प्रभावी विधि है। तो वह विधि होती है फसल रोटेशन, यानी विभिन्न फसलों को रोटेशन से पौधों के मरने और सड़ने पर मिट्टी में समाप्त खनिजों को वापस लाने में मदद मिलती है। इसलिए मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए फसल चक्र को सबसे प्रभावी कृषि पद्धति माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है कि यह प्रवर्तनीय नहीं है। गलत है। नहीं, प्रवर्तनीय होते हैं। प्रवर्तनीय नहीं होते, मौलिक कर्तव्य जो है प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। दूसरा है, ये मुख्यतः नैतिक कर्तव्य है। बिल्कुल सही है, नैतिक कर्तव्य, ये कानूनी अधिकार से संबंधित नहीं है। तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कैसे? मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन्हें 42वें संविधान अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, वे मुख्य रूप से नैतिक कर्तव्य हैं। वे किसी भी कानूनी अधिकार से संबंधित नहीं है और साथ ही कानूनों द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं के क्षेत्रफल विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, भारत की जो मिट्टियां हैं उसके क्षेत्रफल, उसके विस्तार के बारे में अवरोही क्रम में बताना है। तो इसका अवरोही क्रम हो जाएगा लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%, लैटराइट मिट्टी है 4%। ठीक है, तो लैटराइट सबसे लास्ट में आएगी। ठीक, भारतीय मिट्टी के क्षेत्र में अवरोही क्रम है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्चे पर हज यात्रा आयोजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वो शासक था अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 25 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी, जिसे अकबर महान और अकबर प्रथम के नाम से जाना जाता है, वह राज्य के खर्च पर हज यात्रा आयोजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। वह तीर्थयात्रियों को सब्सिडी भी प्रदान करता था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना है। भारत सरकार ने कौशल विकास और अन्य साधनों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से शहरी और ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी DAY नामक एक व्यापक योजना आरंभ की थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में सरकार से संबंधित है? तो ये है हमारा भाग 6वां। ठीक है, भारत के संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक है, राज्यों में सरकार से संबंधित है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता शामिल है। यानी अनुच्छेद 153 में 153 से 162 तक दिया गया है राज्यपाल, फिर 163 से 164 तक मंत्रिपरिषद, फिर अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 166 से 167 सरकारी कामकाज का संचालन और मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्रश्नों को ध्यान से सुनते जाइएगा जिससे आपके सारे प्रश्न सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं होता है? कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं होता है? तो वो होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, हमारे यहाँ आमाशय में पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
म्यूकस, 3 एंजाइम मौजूद होते हैं। ट्रिप्सिन छोटी आंत में मौजूद होता है, ठीक है, किसमें, छोटी आंत में, छोटी आंत में मौजूद होता है, और ये पूछा है मानव पेट में, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाद के मुगल सम्राटों के शाही क्रम को इंगित करता है। तो ये पूछा है मुगल सम्राटों के कालक्रम को इंगित करता है, बाद के, ठीक है, बाद के मुगल सम्राटों। तो ये हो जाएगा हमारा बहादुर शाह, जहादर शाह, फारुखशियर और मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है, सही मिलान करना है। हवाएं दी गई हैं, बोरा, फोहान, मिस्ट्राल और सिरोको। सही मिलान करना है। कहाँ बहती हैं, तो बोरा आपकी ठंडी हवाएं हैं जो एड्रियाटिक तट के साथ चलती हैं, ठीक है। तो बोरा है ठंडी हवाएं जो एड्रियाटिक तट के साथ साथ चलती हैं। फोहन आपकी बहती हैं गर्म हवाएं जो स्विट्जरलैंड में बर्फ के झरनों को पिघला देती हैं, ठीक है। फोहन आपकी गर्म हवाएं हैं जो स्विट्जरलैंड में बर्फ के झरनों को पिघला देती हैं। मिस्ट्रल आपकी शीत हिंसक जो रोन घाटी के तापमान को कम करते हैं, ठीक है। और सिरोको चलती है आपकी गर्म शुष्क धूल भरी हवाएं जो सहारा मरुस्थल से निकलती हैं और यूरोप की ओर चलती हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग और अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति समान होती है तब क्या होता है, तब होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग और अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति समान होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्ट्रासोनिक तरंगों से अधिक होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो ये शुरुआत होती है आपके 73वें संविधान संशोधन, ठीक है। भारतीय संशोधन में 73वें संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो वो आपका अपवाह तंत्र हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए है। तो गोल्डन राइस जाना जाता है आपका विटामिन सी के लिए, ठीक है, गोल्डन चावल एक चावल की किस्म है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके उत्पादित करता है। इसमें जो है विटामिन ए होता है, क्या होता है, विटामिन ए होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। इसमें चावल के खाद्य भागों में बीटा कैरोटीन जैव संश्लेषण शामिल है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रगामी होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन अनुसूचित जनजातियों के बारे में सही है, ठीक है। पहला कथन कहता है कि पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, ठीक है। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं वो उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा निर्मित होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो टेस्टोस्टेरोन निर्मित होता है लेडिंग कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है लेडिंग कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। टेस्टोस्टेरोन गोनैड्स यानी पुरुषों में वृषण में लैंडिंग कोशिकाओं द्वारा और महिलाओं में अंडाशय द्वारा निर्मित होता है। हालांकि दोनों लिंग में अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा छोटी मात्रा में भी उत्पादन किया जाता है। यह एक एंड्रोजन है जिसका अर्थ है कि यह पुरुष विशेषताओं के विकास को उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था आपका चंदेल द्वारा,
ठीक है। अधिकांश खजुराहो मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनाए गए थे। चंदेल बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य भारत में एक राजपूत राजवंश थे। बुंदेलों ने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सही मिलान करना है। तो अनुसूची है और उसके बारे में दिया गया है। तो छठी अनुसूची जो है संबंधित है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से, तो बी हो जाएगा। दूसरी अनुसूची हमारी संबंधित है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के प्रावधान से। ठीक है। 12वीं अनुसूची हमारी संबंधित है नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकार से, और 5वीं अनुसूची संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से प्रश्नों को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि कोलडिहवा प्रयागराज में विश्व में चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, बिल्कुल सही है। दूसरा है चौपानी मांडव वाराणसी में मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग के प्राचीनतम साफ मिले हैं, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि चौपानी मांडव मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे पुराना प्रमाण है, लेकिन यह वाराणसी जिले में नहीं बल्कि प्रयागराज में है। ठीक है, चौपानी मांडव कहाँ? प्रयागराज में, प्रयागराज में। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, चिकित्सा में इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है शारीरिक अचेतना के लिए, यानी शून्य करने के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी के गैस के रूप में जाना जाता है। मेडिकल में इसका इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक सांस द्वारा ली जाने वाली गैस है, मतलब जिसका उपयोग दर्द की दवा के रूप में और एनेस्थीसिया के लिए अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। ठीक, अगला प्रश्न है, गदर पार्टी ने गदर नाम लिया, गदर पार्टी ने गदर नाम लिया कब? तो ये था एक साप्ताहिक पत्र गदर में। ठीक, गदर पार्टी ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र गदर से गदर नाम लिया था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भगना और लाला हरदयाल ने नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अपने मुख्य युगांतर आश्रम से की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तल पर बसता है? तो ये जो है घटक होता है आरएनए। ठीक है, तल पर बसने वाला घटक आरएनए है। प्रोटीन मुक्त सतह पर तैरते हैं। निकट डीएनए सुपर कोल्ड के रूप में एक बैंड बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी का केंद्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये हमारा है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? नहीं सॉरी, लखनऊ में। ग्रेटर नोएडा गलती हो गई, लखनऊ में। ये पूछ रहा है उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी का केंद्रीय संस्थान, तो ये है लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, पूर्ण गरीबी का क्या अर्थ है? अगर कोई पूछे कि पूर्ण गरीबी है क्या, तो पूर्ण गरीबी होती है बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी। ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी पूर्ण गरीबी तब होती है जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे होती है। इससे व्यक्ति या परिवार के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सहित जो है अन्य जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना असंभव हो जाता है, तो वो होती है पूर्ण गरीबी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूची में किसमें ग्राम पंचायत शामिल है? तो ये शामिल होता है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में प्रावधान है कि जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध है। यह अनुसूची 1992 के जो है किसमें 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।
पंचायती राज 1992 में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शूद्रों का देवता माना जाता है? तो शूद्रों का देवता माना जाता है पूषान को। किसको? पूषान को। याद रखिएगा, पूषान को शूद्रों का देवता माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद के वैदिक काल के दौरान पूषण, जिसे मवेशियों की देखभाल करनी थी, को शूद्रों का भगवान माना जाने लगा। ठीक, इसके बाद के वैदिक काल में अन्य देवताओं में विष्णु लोगों के संरक्षक और रक्षक के रूप में कल्पना की गई, और रुद्र जो है जानवरों के देवता में शामिल थे। अग्नि ब्राह्मण हैं, इंद्र और वरुण क्षत्रिय हैं, रुद्र और मारुत वैश्य हैं, जबकि पूषण शूद्र देवता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी में प्रयोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले हैं? तो ये हैं फल मक्खी, ई कोली और सफ़ेद चूहा। ठीक है, फल मक्खी, ई कोली और सफ़ेद चूहा ऐसे जीव हैं जो आनुवांशिकी में प्रयोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ठीक, तो फल मक्खी को ड्रोसोफिला बोलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा के स्रोत हैं? तो ये होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, ये हो जाएंगे ट्रॉप्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, ऑटोट्रॉप्स नहीं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, आधा फा है फिर सा है, आधा फा, फिर से देख लीजिए, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रोप्स नहीं ट्रॉप्स। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक लिखा है, मतलब प्रिंटिंग में से ऑटोट्रॉप्स किसी भी पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑटोट्रॉप्स दुनिया के सभी पारिस्थितिक तंत्रों की खाद्य श्रृंखलाओं के लिए मौलिक हैं। वे पर्यावरण से सूर्य के प्रकाश या कार्बनिक रसायनों के रूप में ऊर्जा लेते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में जो है अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए करते हैं। इस तंत्र को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ऑप्शन ए, सॉरी, विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, और इस तरह चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है आपके यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन अच्छी तरह उगते हैं? तो इस प्रकार के क्षेत्रों में उगते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन हमारा कहता है, मिट्टी एक गतिशील प्राकृतिक तत्व है। बिल्कुल सही है। यह खनिज और कार्बनिक पदार्थ दोनों से बना होता है। बिल्कुल सही है। मिट्टी के गुण मूल चट्टान पर निर्भर करते हैं। ये भी सही है। फिर कहता है, सभी मिट्टियां अच्छी तरह से विकसित मृदा प्रोफाइल वाली होती हैं। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मृदा प्रोफाइल पोषक तत्व प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
मिट्टी के प्रोफाइल की जांच करके हम मिट्टी की उर्वरता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी मिट्टी में एक अच्छी तरह से विकसित मिट्टी की रूपरेखा नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शाख सृजन कैसे बढ़ता है। ठीक है, शाख सृजन कैसे बढ़ता है। तो शाख सृजन बढ़ता है यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है। तो यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को कम करता है तो क्रेडिट निर्माण में वृद्धि होती है। सीआरआर की शर्तों में कमी के कारण बैंकों के पास अपने ऋण यानी ऋण निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास अधिक संपत्ति होगी, जो अंततः उनके ऋण में वृद्धि का संकेत देगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पर्णहरित एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। तो ये होता है केंद्रीय धातु मैग्नीशियम। ठीक है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मतलब तीनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा है। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, चारों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सल्तनत काल में सबसे अधिक सिंचाई नहरों का निर्माण करवाया था। तो एक ही था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 4 नहरों का निर्माण किया। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो साइंस वाली वीडियो है, ठीक है, इन्वायरमेंट प्लस जो है साइंस एंड टेक, उसमें मैंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं, वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो उसमें जो है सारे प्रश्न इस तरह के शामिल किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा दिशाहीन, यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यूनिडायरेक्शनल यानी दिशाहीन है, क्योंकि एक जीव के होमोस्टेटिस के रखरखाव के लिए एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे तक जाने पर कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में खो जाती है। इस प्रकार पिछले ट्रॉपिक स्तर की तुलना में प्रत्येक क्रमिक ट्रॉपिक स्तर को कम करने में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित प्रदूषकों का मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान हो जाएगा इसका। गैसीय प्रदूषक होता है क्लोरीन। क्या हो जाता है, क्लोरीन। गैसीय प्रदूषक क्लोरीन। धातु प्रदूषक हमारा होता है कैडमियम प्रदूषक। ठीक है, निक्षेपित प्रदूषक होता है हमारा टार। ठीक है, और जैव प्रदूषक होता है हमारा एंथ्रेक्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से देख लिया है ना। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सही ए। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान से देख लिया करिए, चाहे पॉज करके या वापस रिटर्न होके फिर से देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित किया गया है। तो जनसंख्या के घनत्व को किसमें परिभाषित किया गया है, 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मदुरै पर किसने कब्जा किया और मदुरांताका और मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की। तो वो थे परांतक प्रथम। किसने, परांतक प्रथम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परांतक प्रथम ने 907 से 953 के बीच शासन किया। उसने मदुरै पर कब्जा किया और मदुरांतक की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है मदुरै का विध्वंसक या मदुरा कोंडा, जिनका अर्थ है कब्जा करना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है कि चंद्रमा को उल्कापिंड कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। चंद्रमा कोई जो है उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह नहीं है और ना ही धूमकेतु है।
चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है, दूसरा सही है। चंद्रमा को क्षुद्रग्रह कहा जाता है, गलत है। धूमकेतु भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक उपग्रह एक बड़े ग्रह के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी एक उपग्रह है क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा एक उपग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई आत्मकथा कौन सी पुस्तक थी? तो ये पुस्तक का नाम था स्वतंत्रता की ओर, ठीक है। आत्मकथा जिसे टुवर्ड्स फ्रीडम यानी 1936 में लिखी गई के रूप में भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एक आत्मकथा पुस्तक है और वह जून 1934 और फरवरी 1935 के बीच जेल में थे, तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वाशेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की? तो वाशेनार व्यवस्था की अध्यक्षता किसमें ग्रहण की? तो ये ग्रहण की गई थी फ्रांस में, ठीक है। 30 नवंबर से दिसंबर 1 के दौरान वियना ऑस्ट्रिया में वाशेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्व बैठक में आयरलैंड के राजदूत इयोन ओलेरी ने भारत के राजदूत जयदीप मजूमदार को अध्यक्षता सौंपी। वाशेनार अरेंजमेंट 42 देशों का एक समूह है जो कि परमाणु और पारंपरिक हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली सामग्रियों और प्रौद्योगिकी की बिक्री में हस्तांतरण में सुरक्षा और स्थिरता को आगे बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर 18 का खिताब जीता। हॉकी में मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को 6-5 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 जीता है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 10 जनवरी से 13 जनवरी 2023 तक खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग की मेज़बानी की? तो ये मेज़बानी की गई थी पंजाब द्वारा, ठीक है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग का आयोजन 10 जनवरी से 13 जनवरी तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब ने किया था। तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमों का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये है केरल की। किसकी? केरल की। उद्यम का वर्ष परियोजना केरल की एक प्रमुख योजना है। केरल सरकार द्वारा ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना चालू वित्त वर्ष 2023 में एक वर्ष में 1 लाख उद्यम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों सत्र पर जोर देने के लिए उद्यमों का वर्ष परियोजना का सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र किस शहर में स्थापित करेगा? तो ये सौर शहर मुंबई में स्थापित करेगा, ठीक है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड मुंबई में एक आवासीय समाज के लिए भारत का पहला समूह कैप्टिव सौर संयंत्र स्थापित करेगा। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य में पैदा हुए थे? तो वो पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी सही है के, ठीक है। शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस फिल्म के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला? तो ये फिल्म है RRR। ये तो कोई भी लगा लेगा, ठीक है, सबने जान लिया है और अभी हाल ही में ऑस्कर भी जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो इस रिपोर्ट का यह जो है 33वां संस्करण है। कौन सा? 33वां। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 का 33वां संस्करण हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जारी किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड रिपोर्ट प्रकाशित की जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के विकास की समीक्षा करती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है?
तो पहली महिला मुख्य सचिव है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा ए। ठीक है। 1989 बैच की आईएएस अधिकारी शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल बैंकिंग को पूरी तरह अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है हमारा केरल। ठीक है, केरल डिजिटल बैंकिंग को पूरी तरह अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती यानी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, को चिन्हित करने के लिए एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में 23 से 24 जनवरी 2023 को किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो ये होता है हवा। कौन सी? हवा। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है जो केवल बायोम पर पाया जाता है। 7 प्राथमिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है मौजूद है, टुंड्रा, टाइगा, समशीतोष्ण पातीवन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, घास के मैदान और रेगिस्तान। स्थलीय पारितंत्र पर पवन का प्रभाव सबसे कम होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? ये प्रश्न 1000 बार पूछा गया है। सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े गर्मी के कम अवशोषक होते हैं। ऑप्शन बी सही है। ये तो सबको याद ही होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है? क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। पहला कथन है, डोमिनियन स्टेट वाला एक भारतीय संघ स्थापित किया गया है। ये डोमिनियन है, अच्छा थोड़ा मिसप्रिंट है, डोमिनियन लिखा है, डोमिनियन है। तो डोमिनियन स्टेट वाला एक भारतीय संघ स्थापित किया गया था, सही है। दूसरा है, युद्ध के बाद स्थानीय परिषदों द्वारा चुने गए सभी सदस्यों के साथ एक संविधान सभा बुलाई जानी थी, दूसरा गलत है। तीसरा हमारा है, भारत की रक्षा अंग्रेजों के हाथ में थी, तीसरा हमारा सही है। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में था। ठीक है, ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध प्रयास में भारत के सहयोग को सूचीबद्ध करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक, भाप उबलते पानी की तुलना में अधिक जला देती है क्योंकि भाप में उबलते पानी की गुप्त ऊर्जा मतलब पानी की ऊष्मा ऊर्जा के साथ साथ वाष्पीकरण की भी गुप्त गर्मी होती है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन जो है हुआ था 1829 से 30 में। कब? 1829 से 30 में। विधवाओं के पुनर्विवाह का वैधीकरण हुआ था ये 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। कब? 1856 में। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक कब लगाई गई थी? तो लगाई गई थी 1843 में। और फिर गुलामी का उन्मूलन हुआ था 1870 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आयकर की शुरुआत हुई थी जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। पहला आयकर अधिनियम फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा खजाने को भरने के लिए पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन 17 जनवरी को आयोजित किया गया था। इस वर्ष की थीम थी कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड।
ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर सरकारी पैरवी संगठन है जिसकी स्थापना अर्थशास्त्री क्लाउस स्वैब ने की थी। किसने की थी? क्लाउस स्वैब ने की थी। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बर्मा भारत से अलग हो गया था? तो ये अलग हुआ था 1937 में। बर्मा 1937 में भारत से अलग हो गया। अंग्रेजों ने 1937 में बर्मा प्रांत को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया और कॉलोनी को एक पूर्ण निर्वाचित विधानसभा के लिए एक नया संविधान प्रदान किया। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 24 जनवरी 2023 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया था उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2023 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस 2023 की मुख्य विषय रहा निवेश और रोजगार। ठीक है, निवेश और रोजगार, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन संबंधित है। तो रियो शिखर सम्मेलन संबंधित है जैविक विविधता पर कन्वेंशन से। ठीक है, 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह जैविक विविधता का एक सम्मेलन है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता की टेराकोटा आकृतियों के बारे में कौन सा कथन सही है? टेराकोटा आकृति आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो जो है इसमें जो है पहला है, इन्हें लास्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। गलत है। इनका उपयोग केवल खिलौनों के रूप में किया जाता था। ये भी गलत है। दोनों गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है टेराकोटा मूर्तियों के बनाने के लिए आग से पकी हुई मिट्टी के उपयोग को संदर्भित करता है। कांस्य की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां संख्या में कम और आकार और रूप में अपरिष्कृत हैं। वे पिंचिंग विधि का उपयोग करके बनाए गए थे और ज़्यादातर गुजरात और कालीबंगन के स्थलों में पाए गए। टेराकोटा का उपयोग आमतौर पर खिलौने, जानवरों की आकृतियां, लघु गाड़ियां और पहिए आदि बनाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए देवी माँ, सींग वाले देवता का मुखौटा आदि। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना किससे की जाती है? बहुत आसान प्रश्न है। तो ये होता है जिस दिन वह प्रभार ग्रहण करता है, यानी जिस दिन से राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति के 5 साल के कार्यकाल की गणना की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी बेंगलुरु में। ठीक है, G20 के शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक 9 से 11 फरवरी तक भारत की अध्यक्षता में बेंगलुरु में आयोजित की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। समुद्र के पानी की लवणता में वृद्धि के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? ठीक है, तो समुद्र के पानी में जो खारापन बढ़ जाता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है उच्च तापमान के कारण, साथ साथ पवनों का दबाव के कारण। ठीक है, सामान्य तौर पर जितना अधिक तापमान उतना अधिक वाष्पीकरण होता है, लेकिन यदि आर्द्रता अधिक होगी तो तापमान अधिक होने से भी वाष्पीकरण अधिक होता है, अधिक नहीं होता है। इस प्रकार उच्च तापमान वाले भूमध्य रेखीय क्षेत्र लेकिन उच्च आर्द्रता में उच्च लवणता नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार सैन्य शक्ति की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में इस साल 145 देशों को स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में रॉक शिलालेख संख्या 13 में इसका उल्लेख किया गया था कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के मैदान पर नरसंहार को देखा। उसने धर्म पर द्वारा विजय को सर्वश्रेष्ठ विजय माना। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित लेखों पर विचार करें। ठीक है, और नीचे दिए गए हैं अनुच्छेद 74, 75, 76। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पूछा है, कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर शासन की संसदीय प्रणाली को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद कौन सा है जो संघ स्तर पर शासन की संसदीय प्रणाली को सुनिश्चित करता है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 74 और 75। ठीक है, अनुच्छेद 74 और 75 होता है, 76 नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 संघीय स्तर पर शासन की संसदीय प्रणाली सुनिश्चित करता है। यह देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसे एक ऐसा स्थान कहा जाता है जहां विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं और उचित बहस और चर्चा के साथ देश के लिए कानून बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारतीय डाक विभाग ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो ये तरंग मेल सेवा शुरू की गई है गुजरात में। ठीक है, सूरत गुजरात में भारतीय डाक ने 20 जनवरी को समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, EY रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब बनेगा? ठीक है, तो इसके अनुसार जो है भारत बनेगा 2047 तक 26 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, EY एक सेवा संगठन है जिसे भारत के लिए अपने विकास प्रक्षेपण की घोषणा की, जिसका अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था देश की आज़ादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक USA प्लस 26 ट्रिलियन बाजार विनिमय शर्तों में के सकल घरेलू उत्पाद के आकार तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। कहता है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? तो ये थे मिस्र के। कहाँ के? मिस्र के। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी, इतना बड़ा इनका नाम है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में थे ये। ठीक है, ये मिस्र के हैं। तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक भी करिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा ये फुल टेस्ट था जिसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया गया था। ठीक है, करंट भी था, यूपी स्पेशल और जीएस के सारे प्रश्नों को। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।